स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? यस सर। यस सर। यस सर। तो आज हम लोग ट्रांसफार्मर फीडर का बात करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग एक सिंगल लाइन डायग्राम समझ लेते हैं, क्या होता है सिंगल लाइन डायग्राम। बेसिकली अगर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन का बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में अगर 10 MVA के नीचे का ट्रांसफार्मर को देखिएगा तो बेसिकली REF प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। REF मतलब रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन नहीं बोल रहे हैं, मतलब वहां पे सिर्फ ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, ट्रिप सर्किट सुपरविजन वगैरह फंक्शन रहता है। लेकिन 10 MVA के ऊपर ट्रांसफार्मर में जाइएगा तो आप लोग को डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, REF प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। और जो नॉर्मल ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में बाकी सब WTI, OTI, बुकोल्स रिले, प्रेशर रिलीफ, ये सब आपको जनरली सारे ट्रांसफार्मर में मिलेगा। तो हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम, प्रोटेक्शन स्कीम जो डिजाइन करते हैं ट्रांसफार्मर का, वो ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो जनरली 10 MVA का इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ट्रांसफार्मर का इक्विपमेंट का कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं रहता है कि हम लोग डिफरेंशियल और REF प्रोटेक्शन दे सके। तो यहाँ पे अभी ये दिख रहा है, जो यहाँ पे अभी जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, एक्चुअली वो ये सिंगल लाइन डायग्राम है। यहाँ पे जो भी दिख रहा होगा वो 3 फेज सिस्टम है। तो यहाँ पे 3 वायर दिखा हुआ है, लेकिन सिंगल लाइन डायग्राम है तो सिंगल ही केबल दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है वो, यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या है, PT है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में जितना भी वोल्टेज है और फ्रीक्वेंसी रिलेटेड प्रोटेक्शन है, हम लोग उसका इनपुट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से रिले में लेते हैं। और जितना भी करंट बेस्ड पैरामीटर्स है, तो जितना भी करंट रिलेटेड प्रोटेक्शन है, उन सारे का इनपुट हम लोग CT से लेते हैं। तो ये देख सकते हैं 59 PQ ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, 27 अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, 24 ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन के लिए। V/F मतलब वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है, तो उसका प्रोटेक्शन के लिए है। फिर लॉस ऑफ पोटेंशियल, मतलब ये बेसिकली अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन का बात कर रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये जो फेज CT है, तो ये तीनों फेज में अवेलेबल होगा RYB। तो ये फेज CT है, तो इसको हम लोग प्राइमरी साइड बोलेंगे क्योंकि ये ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा। ट्रांसफार्मर का ये अप स्ट्रीम का ब्रेकर है, ये ट्रांसफार्मर का डाउन स्ट्रीम का ब्रेकर है। तो अप स्ट्रीम के साइड का ये तीनों फेज का CT है। इससे हम लोग क्या क्या प्रोटेक्शन देते हैं, ओवर करंट प्रोटेक्शन देते हैं, और ये इंस्टेंटेनियस ओवर करंट प्रोटेक्शन है, ये टाइम डिलेड ओवर करंट प्रोटेक्शन है। इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन को अगर ANSI कोड में जाएंगे तो हम लोग जनरली सिंबलाइज करते हैं उसको 50 से, ANSI कोड है उसका 50। और जहाँ पे टाइम डिलेड, जैसे कि हम लोग डेफिनिट टाइप का प्रोटेक्शन देते हैं या इनवर्स टाइप का प्रोटेक्शन देते हैं, तो उसको 51 से डिनोट करते हैं। डाउन स्ट्रीम में आएंगे तो डाउन स्ट्रीम में अगेन एक फेज CT लगा हुआ है, जो डाउन स्ट्रीम का ब्रेकर को, ब्रेकर के साथ जो रिले कनेक्टेड होगा उसके लिए है। वहां पे भी आपको ओवर करंट प्रोटेक्शन मिलेगा, दोनों टाइप का ओवर करंट प्रोटेक्शन मिलेगा, एक टाइम डिलेड मिलेगा, एक इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन मिलेगा। इसके साथ साथ हम बोले थे अबाउट 10 MVA ट्रांसफार्मर में हम लोग को डिफरेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में बेसिकली डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में अप स्ट्रीम CT और डाउन स्ट्रीम CT दोनों का इनपुट लेते हैं हम लोग। वैसे ही ये वाला जो प्रोटेक्शन दिख रहा है ये REF प्रोटेक्शन के लिए है। तो REF प्रोटेक्शन के लिए हम लोग अप स्ट्रीम का फेज CT का ये लेते हैं, और न्यूट्रल CT मतलब स्टार पॉइंट जो ग्राउंडेड रहता है उससे कनेक्टेड CT है, उससे इनपुट लेते हैं। तो ये REF प्रोटेक्शन के लिए है 87G, और 87 जो है वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए। अगेन लाइक किसी किसी ट्रांसफार्मर में स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन भी दिया हुआ रहता है, तो वो ये वाला पार्ट दिख रहा है जो स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है। ये इंस्टेंटेनियस है, दो दो लो स्टेज हाई स्टेज रहता है। किसी को इंस्टेंटेनियस भी कर सकते हैं, किसी को टाइम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर कुछ RTD वगैरह है तो उसके लिए 49 ANSI कोड है टेम्परेचर प्रोटेक्शन के लिए।
तो ये वाला पेज क्लियर है कि एक बार और हम लोग डिस्कशन कर लें? इंस्टेंटेनियस के बारे में थोड़ा बताएं, इंस्टेंटेनियस और डिफरेंशियल। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। बोले सर इंस्टेंटेनियस और डिफरेंशियल के बारे में थोड़ा बताइए। इंस्टेंटेनियस और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। इंस्टेंटेनियस कोई प्रोटेक्शन नहीं है, पहले समझ लीजिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी जस्ट हमको बताएं कि ट्रांसफार्मर में प्रोटेक्शन स्कीम में क्या क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल होते हैं। अगर कुछ प्रोटेक्शन का होगा तो प्रोटेक्शन का अलग से भी क्लास होगा, और हम लोग यहाँ ब्रीफ में डिस्कशन भी करेंगे कि प्रोटेक्शन क्या क्या, प्रोटेक्शन कैसे कैसे काम करता है, हम लोग ब्रीफ में डिस्कशन कर लेंगे। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ड्रॉइंग, इनकमर और ये का देख चुके हैं, मोटर फीडर का। तो मैक्सिमम लोग जो पिछले सेशंस में ज्वाइन किए होंगे वही लोग ज्वाइन किए होंगे। तो ड्राइंग पढ़ने में हम लोग को ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, आसानी से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम लोग को प्रोटेक्शन स्कीम समझना होगा। प्रोटेक्शन स्कीम समझेंगे तभी हम लोग को सीटी का कनेक्शन वगैरह के बारे में और ड्राइंग को फुली अंडरस्टैंड करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करेंगे उसके लिए। तो अभी हम जो बात किए कि क्या क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल रहता है वो समझ में आया, उसका इनपुट कहाँ कहाँ से आता है। सर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो बता रहे थे उसको थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ना, हम लोग कभी भी कोई भी रिले होता है तो वो लॉजिकली कैसे काम करेगा, उसको कुछ इनपुट चाहिए काम करने के लिए, कुछ पैरामीटर चाहिए। तो हम लोग के पास कभी भी फॉल्ट आता है, प्रोटेक्शन किस लिए दिए है कि फॉल्ट कंडीशन में फॉल्टेड पार्ट को आइसोलेट कर सके और अपना इक्विपमेंट को डैमेज होने से बचा सके। तो कुछ कुछ पैरामीटर को हमको मॉनिटर करना पड़ेगा फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए। तो हम लोग क्या क्या पैरामीटर बेसिकली मॉनिटर करते हैं? वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, करंट। तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर करने के लिए हम लोग को पीटी का जरूरत पड़ता है, जो यहाँ पे आपको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पीटी है। तो ये अगर ये ब्रॉड लाइन दिख रहा है, सॉलिड लाइन दिख रहा है, ये रिले है बेसिकली। तो रिले में क्या क्या इनपुट जाएगा उसके लिए सिंगल लाइन डायग्राम है। तो अगर रिले में इनपुट देंगे तो सबसे पहले हम लोग को क्या इनपुट जाएगा, डीआई वगैरह को छोड़ के जो भी पीटी और सीटी का क्या क्या इनपुट जाएगा वो सारे का यहाँ पे सारा सारा का सारा प्रोटेक्शन आपको दिख रहा होगा। तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग को पीटी का जरूरत पड़ता है, तो ये यहाँ पे पीटी लगा हुआ है। अब वोल्टेज प्रोटेक्शन में हम लोग क्या देख सकते हैं, ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन दे सकते हैं, या लॉस ऑफ पोटेंशियल, वही अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन दे सकते हैं। दूसरा प्रोटेक्शन क्या देख सकते हैं, ओवर फ्लक्सिंग दे सकते हैं। तो हम लोग पीटी से ही फ्रीक्वेंसी मॉनिटर कर सकते हैं, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से ही। तो ओवर फ्लक्सिंग, फ्लक्स कुछ नहीं होता है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी। तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के रेशियो पे डिपेंड करता है कि आपका फ्लक्स क्या होगा। तो वहां से हम लोग ओवर फ्लक्सिंग भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जितना देखे ये सारा का सारा ये वोल्टेज बेस्ड प्रोटेक्शन है। तो इसके लिए जो भी इनपुट आया है वो पीटी से आया है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर से आया है। अब करंट बेस्ड प्रोटेक्शन का बात करें तो जनरली हम लोग जो नॉर्मल फीडर में देखते हैं, जो भी आपका फीडर हो, अगर मान लीजिए किसी पीसीसी से किसी एमसीसी में फीडर जा रहा है, वो किसी छोटे एमसीसी को फीड कर रहा है, तो उसमें हम लोग कौन सा प्रोटेक्शन देते हैं? ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन देते हैं नॉर्मली। तो ये जो 50 वाला दिख रहा है और ये जो 51 दिख रहा है, ये ओवर करंट प्रोटेक्शन ही है दोनों। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होता है मतलब सेटिंग पे डिपेंड करेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखिएगा, ग्राफिकल फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो ये वाई एक्सिस है, ये टाइम का एक्सिस है, और एक्स एक्सिस है तो वो करंट का एक्सिस है, मतलब मल्टीपल ऑफ करंट का एक्सिस है। ठीक है, तो अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इस टाइप का है, इस टाइप का मतलब यहाँ पे ये मान लीजिए 1 लिखा हुआ है मतलब 1 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट, 2 लिखा हुआ है मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट, 3 लिखा हुआ है मतलब 3 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट।
अब समझ लीजिए आपको कोई भी फीडर को प्रोटेक्शन देना है या ट्रांसफार्मर को ओवर करंट प्रोटेक्शन देना है, तो ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट होगा, मान लेते हैं 100 एम्पियर। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड का फुल लोड करंट है 100 एम्पियर। अब 11:33 केवी का ट्रांसफार्मर है, तो अगर हाई वोल्टेज साइड का 100 एम्पियर नहीं, मान लेते हैं कि हाई वोल्टेज साइड का 100 एम्पियर है, 33/11 केवी का ट्रांसफार्मर है, तो लो वोल्टेज साइड का कितना होगा फुल लोड करंट? हाई वोल्टेज साइड का 100 एम्पियर है, ठीक है, तो लो वोल्टेज साइड का फुल लोड करंट क्या होगा अगर 33/11 केवी का ट्रांसफार्मर है? 300 करंट होगा। सब कोई अप्रिशिएट कर रहा है ना? हाँ, क्योंकि वोल्टेज का रेशियो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट का रेशियो से। तो जिधर वोल्टेज कम होगा, ये 3 टाइम्स वोल्टेज 33 से 11 के भी स्टेप डाउन हो रहा है, तो करंट कितना बढ़ेगा? 3 टाइम्स बढ़ेगा, तो 100 एम्पियर से 300 एम्पियर होगा सेकेंडरी साइड का करंट। तो मान लीजिए प्राइमरी साइड का ओवर करंट प्रोटेक्शन दे रहा है, तो ये 100 एम्पियर इसका फुल लोड करंट है। तो जनरली मान लीजिए कि अगर ओवरलोड फैक्टर भी है कुछ, तो 110% या 105% पे देंगे, हम लोग मानते हैं 100% पे ही देंगे। तो ये देखिए, ये 1 डिनोट कर रहा है मतलब 100 एम्पियर, 2 डिनोट क्या कर रहा है 200 एम्पियर, 3 डिनोट क्या कर रहा है 300 एम्पियर, 4 क्या डिनोट कर रहा है 400 एम्पियर। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो टाइम का एक्सिस है 200, अगर हम मान लेते हैं कि ये 1 सेकेंड है, ये वाला वाई एक्सिस पे, तो अगर ट्रांसफार्मर में 200 करंट फ्लो कर रहा है या कोई भी फीडर में 200 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो कितना टाइम लेगा रिले ट्रिप कराने में? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड लेगा। अगर 300 एम्पियर फ्लो कर रहा है तब भी 1 ही सेकेंड लेगा। क्लियर है ना? क्योंकि ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। आप करंट को कितना भी बढ़ाते जाइए, वाई का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, वाई का वैल्यू वही है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम इंस्टेंटेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी रिले में सेलेक्ट करते हैं, तो उसका मीनिंग क्या है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे करंट सेटिंग है, टाइम सेटिंग नहीं है। टाइम मिनिमम टाइम लेगा रिले को, जितना भी उसको ऑपरेट होने में टाइम लगता है। किसी ना किसी रिले को, कोई भी रिले तो 0 टाइम में ऑपरेट नहीं होगा, T+ टाइम में ही ऑपरेट होगा, कुछ ना कुछ 0+ उसको टाइमिंग लगेगा। तो जो मिनिमम टाइम है उसको लगेगा ऑपरेट करने में। तो जनरली जब इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन देते हैं ना, इंस्टेंटेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कहाँ यूज करते हैं, शॉर्ट सर्किट टाइप का प्रोटेक्शन में, जहां पे हमको इंस्टेंट ट्रिपिंग कराना रहता है। इसीलिए इसका नाम भी है इंस्टेंटेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स, कि करंट कितना भी हो वो मिनिमम टाइम लेगा उसको जो ट्रिप कराने में, उस रिले को ऑपरेट होने में जो भी टाइम होगा। तो जनरली शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हम लोग देते हैं 6 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट, 7 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट। तो इधर कहीं पे 5 आएगा, कहीं पे 6 आएगा, हम 1 से बना दिए, लेकिन 1 से तो ओवर करंट बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट नहीं बोलेंगे। तो इस 6 टाइम्स के बाद ही ये वाला आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब अब 6 टाइम्स करंट, फॉल्ट करंट फ्लो करे या 7 टाइम्स या 8 टाइम्स, वो तो शॉर्ट सर्किट है, हम लोग वेट क्यों करेंगे, तुरंत ट्रिप कराना है ब्रेकर को, तो रिले तुरंत ऑपरेट होना चाहिए। तो जो मिनिमम टाइम अवेलेबल होता है उसी में वो ट्रिप कराता है। तो ये फर्स्ट टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। अगर आप छोटा का डीएमपीआर भी देखिएगा, डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले, तो उसमें आपको पूछता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप क्या है। CS का या LS का देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ रहता है CHAR, C कैपिटल में, HAR स्मॉल में, और उसके बाद आपका सिलेक्शन के लिए रहेगा DEF या INT, मतलब डेफिनेट या इनवर्स, ये आपसे पूछता है वहां पे। तो वैसे ही एक वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंस्टेंटेनियस जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वैसे ही डेफिनिट और इनवर्स भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो डेफिनिट में बेसिकली हम लोग का करंट और टाइम सेटिंग दोनों होता है, मतलब आप करंट भी चेंज कर सकते हैं और टाइम भी चेंज कर सकते हैं, और नीचे वाले रिले से कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं कि नीचे वाले का जितना ट्रिपिंग टाइम है उससे हम ज्यादा रखेंगे। इसका कलर चेंज करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग डेफिनेट का बात करें, तो डेफिनेट अगेन जनरली ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए रहता है। इसमें भी ये करंट का एक्सिस है, ये टाइम का एक्सिस है,
तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे रहेगा। इसका मीनिंग क्या है कि ये मान लीजिए 1.5 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट, मतलब 100 एम्पियर अगर फुल लोड करंट है तो 150 एम्पियर से पहले ये ऑपरेट ही नहीं होगा, ये लाइन चला गया इंफिनिटी। मतलब अगर किसी भी रिले में 1.5 पे आप सेटिंग रखे हैं करंट सेटिंग कि 150% के बाद ही ट्रिप होना चाहिए, या 150% एग्जैक्टली करंट फ्लो कर रहा है तो वो ट्रिप ही नहीं करेगा, इनफाइनाइट टाइम तक वो चलते रहेगा। जैसे ही 150% से हल्का सा भी 0.01% भी चेंज होता है, वो कितना टाइम में ट्रिप कराएगा, जो आप यहाँ पे टाइम रखे हैं उसी टाइम में ट्रिप कराएगा। तो ये टाइम है। तो इंस्टेंटेनियस में आपके पास टाइम का ऑप्शन नहीं है, जो मिनिमम टाइम है रिले का वही उसी टाइम में ट्रिम कराएगा। लेकिन डेफिनेट में क्या है, इंस्टेंटेनियस से उसमें यही डिफरेंस है कि इसमें करंट सेटिंग भी है और टाइम सेटिंग भी है। अभी करंट सेटिंग कितना रखे हैं, जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है उसमें करंट सेटिंग कितना है? ये ग्रीन कलर वाला कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें करंट सेटिंग कितना है? 1.5 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट है। क्लियर है ना? 1.5 टाइम्स से जितना भी ज्यादा रेटेड करंट हो, 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, ये जो टाइम है उतना ही टाइम में वो ट्रिप कराएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज कर सकते थे इंस्टेंटेनियस में। यहाँ पे सिर्फ एक इस ग्राफ को हम लोग कैसे चेंज कर सकते थे और आगे बढ़ा सकते थे, मतलब करंट का सेटिंग बढ़ा सकते थे। 3 टाइम्स करंट से मेरा प्रोटेक्शन स्टार्ट नहीं होगा, 4 टाइम्स करंट से स्टार्ट होगा। तो ये हो गया, लेकिन टाइम उतना ही रहेगा, टाइम नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेट वाले में हम लोग क्या कर सकते हैं कि टाइम भी चेंज कर सकते हैं, करंट भी चेंज कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि अगर 2 टाइम्स करंट फ्लो करे, 1.5 टाइम्स पे मान लीजिए ये 2 सेकंड लग रहा था, और हम चाह रहे हैं कि 2 टाइम्स में ये 1.5 ही सेकंड ले, तो हम लोग सेटिंग क्या करते हैं, 2 टाइम्स 1.5 सेकंड। लेकिन कोई एक ही फिक्स सेटिंग कर सकते हैं, या तो 2 टाइम्स कीजिए या 1.5 टाइम्स कीजिए, एक करंट सेटिंग और एक टाइम सेटिंग। ये हो गया डेफिनेट। ये क्लियर हो पा रहा है क्या? रिपीट कर दीजिए सर। रिपीट करते हैं। देखिए, इंस्टेंटेनियस सेटिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, करंट सेटिंग होता है। करंट सेटिंग का मीनिंग हो गया कि आप सेटिंग डाल दिए, अगर किसी भी, मान लीजिए हम मोटर का ही प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मोटर का फुल लोड करंट है 20 एम्पियर और उसका सर्विस फैक्टर है 1.1। सर्विस फैक्टर या मतलब फैक्टर मतलब 1.1 मतलब 110% या 1.1 इंटू फुल लोड करंट। फुल लोड करंट क्या है ट्रांसफार्मर मोटर का? मान लीजिए फुल लोड करंट है मोटर का 20 एम्पियर, और सर्विस फैक्टर आपको मिलता होगा कहाँ पे, नेम प्लेट पे देखेंगे तो SF लिखा हुआ रहता है, वो एक्चुअल में ओवरलोड फैक्टर होता है। 1.1 लिखा हुआ है, मतलब ये मोटर 22 एम्पियर तक, मतलब 1.1 इंटू 20 एम्पियर तक कंटिन्यूअस रेटिंग का मोटर है। मोटर का वाइंडिंग नहीं जलेगा अगर उसका प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह सही है और उसका फैन वगैरह सही है तो वो 22 एम्पियर उसका कंटिन्यूअस रेटिंग है, वो चलते रहेगा। तो हम लोग को प्रोटेक्शन देना है, मान लीजिए ओवर करंट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन नहीं, ओवर करंट प्रोटेक्शन देना है। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डेफिनिट में हम लोग को 2 टाइप का वहां पे सेटिंग पूछता है कि आपका करंट सेटिंग क्या होगा और टाइम सेटिंग क्या होगा। तो करंट सेटिंग पे हम करंट सेटिंग क्या देंगे, वहां पे हम लोग करंट सेटिंग 22 एम्पियर देंगे कि हाँ 22 एम्पियर से अगर ज्यादा होगा तो ट्रिप कराना है, क्योंकि 22 एम्पियर पे तो इनफाइनाइट चल रहा है। 22 एम्पियर से ज्यादा होने पे वो ट्रिप कराएगा, प्रोटेक्शन उसका एक्टिव हो जाएगा। फिर दूसरा उसका पैरामीटर रहेगा कि आपका टाइम सेटिंग क्या है। टाइम सेटिंग आप मान लीजिए डाल दिए 3 सेकंड, तो 22 एम्पियर अगर 3 सेकंड तक फ्लो कर रहा है तब जाके रिले ट्रिप कमांड जनरेट करेगा। मतलब 22 एम्पियर करंट सेटिंग हो गया, 3 एम्पियर उसका टाइम डिले सेटिंग हो गया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेफिनिट। इसमें करंट सेटिंग भी दे सकते हैं, टाइम सेटिंग भी। टाइम भी अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। मान लीजिए यही कोई फीडर का रिले था,
तो डाउन स्ट्रीम में भी कुछ लोड लगा हुआ है, किसी और का ये इनकमर बना हुआ है ये फीडर, तो हम लोग को ऐसा टाइम देना होगा कि नीचे का जो भी ब्रेकर है वो पहले ट्रिप करे, उसके बाद हम लोग का रिले ट्रिप कमांड जनरेट करे। तो हम लोग को टाइम का वहां पे कोऑर्डिनेशन देना होगा ना, टाइम को कोऑर्डिनेट करना होगा ना। नीचे का टाइम अगर 4 सेकंड है तो 4 सेकंड से ज्यादा टाइम देंगे ना ऊपर में, क्योंकि फॉल्ट करंट आएगा। तो नीचे में अगर फॉल्ट करंट आ रहा है, मान लीजिए इसी में हम लोग, ये एक बस है, ये बस से एक एसीबी है, मान लेते हैं एयर सर्किट ब्रेकर है, और ये किसी और बस में गया है, और यहाँ पे सब में स्विच एमसीसी भी लगा हुआ है, मान लेते हैं एमसीसी भी। और इसका हमको ये ब्रेकर किसी ना किसी रिले से कंट्रोल हो रहा होगा, ये भी ब्रेकर किसी न किसी रिले से, ये एमसीसी भी है तो इसके अंदर में इनबिल्ट हम लोग कुछ प्रोटेक्शन दिए होंगे, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड का प्रोटेक्शन दिए होंगे। तो इसका जो भी शॉर्ट सर्किट पे इसमें अगर कुछ टाइमिंग सेट होगा या इसका कुछ डिफॉल्ट टाइमिंग होगा जो डेटा सेट से मिल जाएगा हम लोग को। मान लीजिए इसका ओवरलोड का सेटिंग हम लोग 15 एम्पियर पे किए हुए हैं, और इसका कुछ डेटा सेट से हम लोग टाइमिंग देखे कि 15 एम्पियर अगर ये करंट लेता है, और अगर टाइम सेटिंग है तो कुछ टाइम सेटिंग भी दिए होंगे 2 सेकंड। तो ये वाला जो रिले है इसका टाइम सेटिंग तो इससे ज्यादा रखेंगे ना, क्योंकि अगर मान लीजिए 15 एम्पियर इसका सेटिंग किए है और इसमें 60 एम्पियर कोई फॉल्ट आने पे करंट फ्लो करता है, इधर कुछ फॉल्ट आ गया तो 60 एम्पियर करंट फ्लो किया, और इसका सेटिंग है 20 एम्पियर का, तो ये फॉल्ट इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है। तो ये रिले भी उसको फॉल्ट की तरह सेंस कर रहा है, क्योंकि इसका फुल लोड करंट 20 एम्पियर का है, इसका फुल लोड करंट 15 एम्पियर का है, तो दोनों के लिए 60 एम्पियर फॉल्ट है। तो अब ये डिस्क्रिमिनेट कैसे करेगा कि इसका फॉल्ट है कि मेरा फॉल्ट है। अगर इसका टाइम सेटिंग नीचे वाले रिले से कम होगा तो पहले ये ट्रिप कर जाएगा। तो इसलिए हम लोग को मेरे पास टाइम सेटिंग का भी फीचर होना चाहिए ताकि हम लोग कोऑर्डिनेट कर पाए नीचे के फॉल्ट से। तो ये 2 सेकंड रखे हैं तो इसका भी टाइमिंग हम लोग को 2 सेकंड से ज्यादा रखना होगा, समझे ना। तो ये प्रोटेक्शन का स्कीम होता है, तो ये डेफिनेट टाइप का है। तो डेफिनेट टाइप में करंट सेटिंग भी रहता है और टाइम सेटिंग भी रहता है। इंस्टेंटेनियस में बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस में सिर्फ और सिर्फ करंट सेटिंग होता है। क्लियर है कि मेरे पास एक पीपीटी है, उससे हम थोड़ा डिस्कशन कर लें। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सब क्लियर है सर। इनपुट है हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? पीपीटी भेज दीजिए इनपुट सर। पीपीटी भेज देंगे सर। कौन बोल रहा है? मैं अखिल बोल रहा हूँ। इनवर्स में इनवर्स में क्या होता है कि फॉल्ट करंट पे डिपेंड करता है। एक मिनट, हम पीपीटी ही ओपन कर लेते हैं आप लोग। यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग बनाना मुश्किल है।
अभी आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है ना? ठीक है, तो ये आपका इंस्टेंटेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ करंट सेटिंग दे सकते हैं। ठीक है ना, करंट सेटिंग तो सबको समझ में आ रहा हो। और जो रिले का मिनिमम ऑपरेटिंग टाइम है वो उस टाइम में वो ट्रिप करेगा। एक मिनट, इसमें तो हम लोग यही नहीं कर पा रहे। तो सर वो टाइम कितना रहेगा सर? कौन सा रिले कितना फास्ट है उस पर डिपेंड करेगा ना, समझ रहे हैं ना? जैसे आपका मोबाइल होता है, मोबाइल में माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो कोई भी एप्लीकेशन को ओपन होने में टाइम लगता है। उसमें क्लॉक स्पीड, मोबाइल परचेज करने जाते हैं तो इतना गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, इतना ये है, 2.8 गीगाहर्ट्ज का है कि 2.9 है, वो मेंशन रहता है ना, तो उतना टाइम में वो प्रोग्राम को स्कैन करता है। तो वैसे ही सारे रिले का कितना महंगा, कितना कॉस्टली रिले, कितना बढ़िया रिले है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका मिनिमम ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा। बहुत अच्छा रिले होगा तो उसका मिनिमम ऑपरेटिंग टाइम मिली सेकेंड में होगा। मतलब अगर न्यूमेरिकल रिले का बात करेंगे तो न्यूमेरिकल रिले अगर ज्यादा कॉस्टली में जाइएगा तो 10 से 20, मतलब जनरली अगर न्यूमेरिकल रिले का बात करते हैं 2 to 3 साइकिल्स लेता है। 2 to 3 साइकिल्स मतलब एक साइकिल 20 मिली सेकेंड का होता है, अराउंड 40 मिली सेकेंड तक लेता है, 40 to 50 मिली सेकेंड। बहुत अच्छा रहेगा तो 30 मिली सेकेंड, उससे कम टाइम में कोई रिले ट्रिप नहीं कराता। क्लियर है ना? तो ये जो मिनिमम ऑपरेटिंग टाइम है वो डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का रिले सेलेक्ट किए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मैग्नेटाइज होगा, कांटेक्ट चेंज होगा, तब ट्रिपिंग कमांड जनरेट करेगा, तो उसमें थोड़ा सेकंड ज्यादा होगा, 100 मिली सेकेंड, 150 मिली सेकेंड, उस टाइप का। तो ये मिनिमम ऑपरेटिंग टाइम आपका रिले पे डिपेंड करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या रहेगा, करंट सेटिंग रहेगा। पुराना अगर सीडीजी टाइप का रिले देखते होंगे तो उसमें क्या रहता है, करंट सेटिंग के लिए 2 कॉइल को प्लग कर दिए। प्लग सेटिंग देखे हैं? कोई सीडीजी रिले देखे हैं क्या? तो उसमें ज्यादा कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा आता है तो ज्यादा मैग्नेटाइज होता है, तो वैसे हम लोग करंट सेटिंग चेंज करते हैं। और डिजिटल वाले में तो हम लोग इनपुट कर देते हैं, बटन दिया हुआ रहता है, फिर 15 मिली एम्प्स पे ट्रिप कराना है कि 20 मिली एम्प्स पे ट्रिप कराना है, वो चीज है। तो इतना समझिए, इंस्टेंटेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सिर्फ और सिर्फ करंट सेटिंग। तो इसमें अगर आपका चेंज होगा तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग इधर उधर चेंज होगा, करंट ही चेंज कर सकता है आपका। यहाँ पे आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर यहाँ पे आ सकता है, मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस में करंट है तो करंट का सेटिंग चेंज होगा। अगर हम लोग डेफिनेट का बात करें तो ये टाइम भी दे सकते हैं और करंट भी देख सकते हैं। ठीक है ना? एक्स एक्सिस में ये जो दिखा रहे हैं ये करंट है, एक्स एक्सिस में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये जो दिखा रहे हैं वो क्या है, टाइम है। लेकिन आप सोचिए, अगर एक डेफिनेट टाइप का रिले है, उसमें हम करंट सेटिंग रख दिए 20 एम्पियर और टाइम रख दिए 3 सेकेंड। अगर 200 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो कितना टाइम लगेगा उसको ट्रिप होने में? डेफिनेट टाइप का कैरेक्टरिस्टिक सिलेक्शन किए, उसमें करंट सेटिंग दिए 20 एम्पियर और टाइम सेटिंग दिए 3 सेकेंड। अगर 200 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो कितना टाइम लगेगा उसको ट्रिप करने में? 3 सेकेंड। 3 सेकंड सर। 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड्स लगेगा। 2000 एम्पियर करंट फ्लो किया तो कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड। 3 सेकेंड। 3 सेकंड। हाँ, तो जो हम करंट सेटिंग और टाइम सेटिंग दे दिए उसी के हिसाब से वो क्या करेगा, ट्रिपिंग कराएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा हम लोग डेविएट हो रहे हैं, लेकिन आप लोग का क्वेश्चन वैसा है तो डेविएट होना पड़ेगा। एक चीज अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं कि क्यों हम लोग को जरूरत पड़ा कि हम लोग इंस्टेंटेनियस और इनवर्स में गए। किन्हीं का क्वेश्चन था कि इनवर्स क्या होता है। तो ये अभी आप लोग को एक कुछ रेडियल नेटवर्क दिख रहा होगा, एक मिनट, ये रेडियल नेटवर्क दिख रहा है। यहाँ जनरेटर, फिर एक बस, फिर एक फीडर, ये सीटी है, रिले है, फिर एक और बस है, ब्रेकर है, सीटी है, रिले है। तो ऐसे करते 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 हम लोग सोचिए, जहां से हम लोग का जनरेटर होता है, फिर बस होता है, फिर ट्रांसफार्मर होगा बीच में, फिर वो स्टेप अप होगा, फिर ट्रांसफार्मर होगा, ऐसे करके हम लोग के पास पहुंचता है। और अगर हम लोग
टाइम ग्रेडिंग करते जाए, मतलब रिले को नीचे वाला ये सीटी अगर फॉल्ट यहाँ पे आता है, ये चीज पहले समझते हैं। अगर फॉल्ट यहाँ पे आएगा, कर्सर दिख रहा है ना मेरा? जी कर्सर सर। दिख पा रहा है क्या? क्योंकि ये पीडीएफ है, इसमें हाँ, सर। लिख नहीं पा रहा है। तो ये यहाँ पे अगर फॉल्ट आएगा तो ये जो रिले 1 है और ये जो रिले 2 है, रिले 2 उस फॉल्ट को देख पाएगा कि नहीं, और रिले 1 देख पाएगा कि नहीं? अगर यहाँ पे फॉल्ट आता है तो देख पाएगा सर। दोनों देख लेंगे। दोनों देख लेंगे, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में फॉल्ट है। क्लियर है कि नहीं? तो अब इसका जो करंट सेटिंग से ज्यादा फॉल्ट है, इसका करंट सेटिंग से, इसका मान लेते हैं 30 एम्पियर था, 50 एम्पियर था, यहाँ फॉल्ट करंट 100 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो दोनों का प्रोटेक्शन सिस्टम ये किया। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि ये फॉल्ट इसके रीजन का था, ओवर करंट का। तो इस रिले को पहले कमांड जनरेट करना चाहिए था और ब्रेकर को ट्रिप कराना चाहिए था। अगर ये फेल करता है तो इसका बैकअप प्रोटेक्शन ये होना चाहिए था रिले 1। पहले रिले 2 को ट्रिप कराना है, क्योंकि उसका एरिया का फॉल्ट है। अगर फॉल्ट यहाँ पे होगा, जो IF3 फॉल्ट दिख रहा है और जो IF4 फॉल्ट दिख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ रिले 1 ही सेंस कर पाएगा, क्योंकि रिले 1 का ही सीटी उस करंट को देख पा रहा है। रिले 2 का सीटी नहीं देख पा रहा है, यहीं से करंट रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि 3 फेज है तो फेज टू फेज फॉल्ट आया तो क्या होगा? आर और वाई शॉर्ट कर गया तो आर का करंट वाई से रिटर्न हो जाएगा। तो ये सीटी उस फॉल्ट करंट को देख ही नहीं पाएगा अगर IF3 फॉल्ट है और अगर IF4 फॉल्ट है तो। क्लियर है कि नहीं? रिले 2 का सीटी इस फॉल्ट को नहीं देख पाएगा। अर्थ फॉल्ट भी है तो इधर जहां पे भी ट्रांसफार्मर है वहां से ग्राउंड होके फॉल्ट करंट फ्लो कर पाएगा। रिले 2 उस फॉल्ट करंट को नहीं देख पाएगा। क्लियर है ना? तो ये इसका अपना फॉल्ट है, इसको ट्रिप करना चाहिए, और इसके पहले जो रिले लगा हुआ रहेगा वो इसका बैकअप रहेगा। तो अगर फॉल्ट करंट हम बोले कि 2000 एम्पियर फ्लो कर रहा है या 200 एम्पियर फ्लो कर रहा है, 300 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो डेफिनेट में मेरा क्या है? टाइम फिक्स है जो आप डाल दिए, और ये टाइम क्या होते जाएगा? धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, क्योंकि आपका रेडियल नेटवर्क है, नीचे से धीरे धीरे अप स्ट्रीम को जाते जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? टाइम ग्रेडिंग देते जाएंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले अप स्ट्रीम में टाइम डिले ज्यादा बढ़ाते जाएंगे। तो अगर जैसे जैसे हम लोग सोर्स के तरफ जा रहे हैं, मान लीजिए रिले यहीं पे फॉल्ट आ गया तो इसका तो टाइम सेटिंग बड़ा हो गया ना। मान लीजिए वही यहाँ पे फॉल्ट आता है, इसका टाइम सेटिंग धीरे धीरे ग्रेडिंग करते करते 20 सेकंड हो गया, तो उतना फॉल्ट करंट 20 सेकंड तक फ्लो कर रहा है। तो ये डेफिनेट से हम लोग का काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि डेफिनेट फिक्स करंट और टाइम सेटिंग देता है। इसीलिए फिर उसके बाद हम लोग के पास नया कैरेक्टरिस्टिक्स आया, जो कि है इनवर्स, जो डिपेंड करता था कि फॉल्ट करंट कितना है, उसके हिसाब से टाइम करंट क्या होगा। तो इनवर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इनवर्स का अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो इनवर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऐसा। तो देखिए आप जैसे जैसे फॉल्ट करंट बढ़ा रहे हैं, एक्स एक्सिस में फॉल्ट करंट है, जैसे जैसे फॉल्ट करंट बढ़ा रहे हैं टाइम क्या हो रहा है? घट रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो टाइम इतना था, अगर ये इस फॉल्ट पे देखेंगे तो, इस फॉल्ट करंट पे देखेंगे तो, अगर फॉल्ट करंट यहाँ पे है थोड़ा ज्यादा है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 टाइम्स में कोई ट्रिपिंग नहीं है, 10 टाइम्स में ट्रिपिंग कहाँ पे है? इतना टाइम कम ले रहा है। क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा गेन काम करना तो सही है। कि हम ड्रॉ करके ही एक्सप्लेन करते हैं। तो ये है आपका इनवर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा है इनवर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप यहाँ पे मान लीजिए ये 2 टाइम्स करंट है, ये 3 टाइम्स करंट है,
ये 4 टाइम्स करंट है, तो 2 टाइम्स में ट्रिपिंग टाइम क्या है, ये वाला ट्रिपिंग टाइम है। 3 टाइम्स में ट्रिपिंग टाइम क्या है, ये वाला ट्रिपिंग टाइम है। 4 टाइम्स में ट्रिपिंग टाइम क्या है, तो ये वाला ट्रिपिंग है। तो फॉल्ट करंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है, मेरा टाइम भी धीरे धीरे घटते जा रहा है, मतलब टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉल्ट करंट। जितना ज्यादा फॉल्ट करंट होगा उतना कम टाइम में ट्रिप करेगा। तो ये किस टाइप का फॉल्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये उस टाइप का फॉल्ट के लिए इंपॉर्टेंट है जो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाता है फॉल्ट करंट चेंज हो रहा है। तो उस टाइप का सेटिंग में हम लोग इनवर्स सेटिंग देते हैं। तो इनवर्स में क्या होगा, जितना भी फॉल्ट करंट ज्यादा होगा उतना कम टाइम में वो ट्रिप करेगा। तो जनरली हम लोग जो ओवर करंट प्रोटेक्शन देते हैं वो हम लोग देते हैं इनवर्स में। मोटर का ओवर करंट प्रोटेक्शन अगर मेरे पास इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स रिले में अवेलेबल है तो मोटर का प्रोटेक्शन इनवर्स देखते हैं। जितना भी आप न्यूमेरिकल रिले देखिएगा उसमें लो स्टेज ओवर करंट सेटिंग देखिएगा तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप हम लोग सेलेक्ट करते हैं आईडीएमटी। तो आईडीएमटी कुछ और नहीं है, इनवर्स डेफिनेट मीन टाइम ही है। तो जितना ज्यादा फॉल्ट करंट फ्लो, क्योंकि ओवर करंट प्रोटेक्शन देना है, तो अगर मान लीजिए किसी मोटर का लोड करंट 20 एम्पियर और 20.5 एम्पियर करंट उसमें फ्लो कर रहा है, तो ये ओवर करंट है 20.5 या ओवरलोड है, तो इसमें हमको मोटर बहुत जल्दी गर्म नहीं हो जाएगा। इसलिए बहुत जल्दी हम लोग को मोटर को ट्रिप करा के अनस्टेबल नहीं करना है सिस्टम को। तो उसमें टाइम हम ज्यादा भी दे देंगे तो चलेगा, तो उस समय इनवर्स काम आएगा, क्योंकि 20 के पास वो इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, 20.1 तक वो 20 मिनट तक चलेगा, 25 एम्पियर तक 10 मिनट तक चलेगा। तो ऐसे करके क्या होगा कि मेरा सिस्टम स्टेबल होगा। जैसे ही फॉल्ट करंट बढ़ते जाएगा मेरा ट्रिपिंग टाइम घटते जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये 3 टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इंस्टेंटेनियस और टाइम, जिसमें टाइम सेटिंग होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है डेफिनिट और एक इनवर्स होता है। तो इनवर्स में हम लोग डायरेक्ट टाइम डिले नहीं डालते हैं, उसमें टीएमएस डालते हैं। वो कभी हम लोग प्रोटेक्शन का पीपीटी बना के लाएंगे तो उस पर डिस्कशन करेंगे। कुछ क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो वो उस टाइप का प्रोटेक्शन है, ठीक है ना। तो ये 50 जो है इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन है, तो इसको किस फॉल्ट के लिए देते हैं, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए। 51 किस टाइप का है, टाइम डिलेड प्रोटेक्शन है, मतलब इसमें आप टाइम डिले कुछ रख सकते हैं, आइदर आप इनवर्स सिलेक्शन कीजिए या डेफिनिट सिलेक्शन कीजिए। तो इसको जनरली किस टाइप का प्रोटेक्शन के लिए देते हैं, ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर है कि नहीं? इसका करंट सेटिंग ज्यादा होगा, इसका करंट सेटिंग कम होगा, लेकिन इसका प्रोटेक्शन में इसका सेटिंग में टाइम भी होगा और करंट सेटिंग भी होगा, और ये मिनिमम टाइम पे ट्रिप करेगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, उसमें कोई वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। फॉल्ट आया, जितना जल्दी आप ट्रिप कराएंगे उतना सिस्टम आपका स्टेबल होगा, उतना ज्यादा इक्विपमेंट प्रोटेक्टेड होगा। ये समझ पाए? तो ये जो 50 और 51 दिख रहा है ये क्या है, ओवर करंट प्रोटेक्शन है। ओवर करंट में 50 जो है इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन है, जो जनरली हम लोग शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। 51 जो है ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए है, जो जनरली हम लोग ओवर करंट प्रोटेक्शन या ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, जो ट्रांसफार्मर या मोटर, बहुत बड़ा एसटी मोटर है तो उसमें जनरली 1 MVA के ऊपर जाते हैं, तो हम लोग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन देते हैं। मतलब जिधर आप स्टेटर वाला वाइंडिंग है उधर में इनपुट साइड में RYB साइड में भी 3 सीटी लगाते हैं, और जहां पे न्यूट्रल स्टार पॉइंट बनाते हैं, स्टेटर का स्टार पॉइंट बनाते हैं, उधर भी 3 सीटी देते हैं। तो इसमें 6 सीटी का रिक्वायरमेंट पड़ता है किसी भी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को काम करने के लिए। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कैसे काम करता है, तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन काम करने के लिए ये मान लीजिए आर फेज है, सिर्फ एक फेज को समझ लेते हैं हम लोग। इधर एक सीटी है और बीच में ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है। मान लीजिए यही प्राइमरी वाइंडिंग है, यही सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है ना। ये ट्रांसफार्मर, ठीक है, प्राइमरी भी है सेकेंडरी भी है, और इधर एक और सीटी है। क्लियर है? तो इधर से अगर 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और इधर भी 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तब मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर का फॉल्ट नहीं है।
डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को हम लोग बोलते हैं यूनिट प्रोटेक्शन, ठीक है ना। मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड जोन में इस सिटी से लेके इस सिटी के बीच में कोई फॉल्ट आएगा, आइदर इस केबल में या बस में फॉल्ट आ जाए, ये ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग में फॉल्ट आ जाए, या ये बस या केबल में फॉल्ट आए, उसी कंडीशन में ये ट्रिप कमांड जनरेट करेगा, नहीं तो ये ट्रिप कमांड नहीं जनरेट करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। समझने के लिए एग्जांपल के लिए एक समझ लीजिए, एक रूम है, रूम में गैस भरा हुआ है, CO गैस भरा हुआ है, पॉइजनस है, टॉक्सिक गैस है, और उसमें उस रूम में या उस हॉल में दो दरवाजा है, दो दरवाजे के पास दो वॉचमैन खड़ा है। जैसे ही कोई रूम के अंदर जाता है तो एक एंट्री साइड खड़ा है और एक एग्जिट साइड वॉचमैन खड़ा है। तो एंट्री साइड को पता चलता है एक आदमी गया, एग्जिट साइड से वो आदमी निकल गया, तो मतलब कि एक आदमी गया था, एक ही आदमी निकल गया। तो ये जो वॉचमैन और ये वॉचमैन एक दूसरे से बात कर सकता है। वो बोल रहा है कि एक आदमी गया था, एक आदमी निकल गया, मतलब अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो आदमी गया था वो गैस को क्रॉस करके निकल गया। क्लियर है ना। तो सेम जितना करंट ट्रांसफार्मर में इन हुआ उतना ही करंट अगर ट्रांसफार्मर से आउट हो रहा है, तो इसका मीनिंग ये है कि अंदर में कोई फॉल्ट नहीं है। अगर कोई भी अर्थ फॉल्ट आएगा तो क्या होगा, वो ग्राउंड के थ्रू, इधर से अगर 10 एम्पियर गया था तो ग्राउंड के थ्रू 9 एम्पियर चला गया, आगे 1 ही एम्पियर गया। तो ये वाला सिटी सिर्फ 1 एम्पियर करंट को रीड कर पा रहा है जो डाउन स्ट्रीम में सिटी है, और अप स्ट्रीम वाला सिटी 10 एम्पियर। मतलब ट्रांसफार्मर कहीं ना कहीं अर्थ फॉल्ट हुआ है। अगर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हुआ है तो 10 एम्पियर गया था और शॉर्ट सर्किट एकदम पूरा सॉलिडली शॉर्ट सर्किट था, तो 10 एम्पियर आर फेज से गया था, 10 एम्पियर वाई से रिटर्न आ गया, तो ये सिटी के पास कोई करंट नहीं गया। तो यहाँ पे आप उसको पता चल गया कि जो करंट आया था, एंट्री किया था, वो एग्जिट नहीं किया, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे करके डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फॉल्ट डिटेक्ट करता है। क्लियर है। तो ये फॉल्ट तभी डिटेक्ट करेगा जब फॉल्ट ये दोनों सिटी के बीच का फॉल्ट है, इसीलिए हम लोग इसको यूनिट प्रोटेक्शन कहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है ना। तो अगर फॉल्ट यहां पे आता है, अगर फॉल्ट यहां पे आता है, फॉल्ट कंडीशन, या इधर आता है, या पहले इसी को बताइए, ये फॉल्ट आता है तो ये जो यहां से सिटी से हम लोग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन दिए हैं 87, ये फीचर है न्यूमेरिकल रिले का अंदर का। तो ये दो सिटी इनपुट ये रिले को दिए हैं, तो ये ट्रिप कमांड जनरेट करेगा कि नहीं करेगा। फॉल्ट इधर है, हाँ कुछ बोल नहीं रहे हैं। नहीं करेगा, नहीं करेगा सर, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सिटी के बीच में ही प्रोटेक्शन देगा। ये देखा करंट गया यहाँ से 10 एम्पियर, ये भी देखा कि यहाँ से 10 एम्पियर करंट गया, और फिर 10 एम्पियर के बाद इधर से 9 एम्पियर ग्राउंड हुआ ना, और 1 एम्पियर इधर गया, तो ये सिटी के बाद का फॉल्ट है। तो ये भी 10 एम्पियर देख रहा है, ये भी 10 एम्पियर देख रहा है, मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर का फॉल्ट नहीं है, ये रिले जो है वो ट्रिप नहीं कराएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऐसे काम करता है। इतना इजी नहीं है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जितना अभी हम एक्सप्लेन किए। इसलिए नहीं इजी है क्योंकि ट्रांसफार्मर आइदर हम लोग स्टेप डाउन या स्टेप अप यूज करते हैं, तो वोल्टेज चेंज हो जा रहा है, तो करंट चेंज हो जा रहा है। इधर का फुल लोड करंट अगर इधर 20 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो इधर 60 एम्पियर फ्लो कर रहा है, क्योंकि इधर 33 के भी है, 11 के भी है, तो फॉल्ट नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोग को सिटी सिलेक्शन करना पड़ता है। तो खैर वो ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन का बात हो गया। तो ऐसे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन काम करता है, किसी न किसी से हम लोग बहुत सारा उसमें सेटिंग करके हम लोग क्या कराते हैं, करंट को मैच कराते हैं। तो वो करंट को मैच कराना पड़ता है। जैसे कि अगर न्यूमेरिकल रिले में जाइएगा तो क्या करता है, करंट को मैच कराने के लिए, क्योंकि सिटी रेशियो अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ट्रांसफार्मर का अलग है तो प्राइमरी साइड का करंट अलग होगा, सेकेंडरी साइड का अलग होगा।
अगर सपोज करते हैं 33 kV बाई 11 kV का ट्रांसफार्मर है, तो प्राइमरी साइड का अगर करंट 10 एम्पियर है तो सेकेंडरी साइड का 30 एम्पियर करंट होगा। तो 10 एम्पियर और 30 एम्पियर में तो मिसमैच है। तो उस मिसमैच को कैसे कम करते हैं? अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का रिले यूज कर रहे हैं तो हम लोग सीटी वैसा सेलेक्ट कर लेते हैं। जिधर 10 एम्पियर फुल लोड करंट है उधर 10:1 का सीटी सेलेक्ट कर लेते हैं। जिधर 30 एम्पियर फुल लोड करंट है उधर 30:1 का सीटी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोनों का सेकेंडरी वन ही है। इधर 10 फ्लो करेगा तो उधर 30 फ्लो करेगा, इधर 15 फ्लो करेगा तो उधर 45 फ्लो करेगा। तो देखिएगा करंट हमेशा बराबर आएगा। कैसे? क्योंकि इधर 10:1 का सेलेक्ट कर लिए हैं तो अगर 15 फ्लो किया तो इधर 1.5 करेगा, उधर 30:1 का सेलेक्ट किए हैं तो उधर अगर 45 करेगा तो 1.5 करेगा। तो सेकेंडरी करंट इक्वल हो गया। तो जनरली ये वाला काम कब करते हैं? जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले यूज करते हैं तब। जब हम लोग न्यूमेरिकल रिले यूज करते हैं तो वहां पे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। इसका आया फुल लोड करंट 10 एम्पियर, 10 से डिवाइड कर दिए तो 1 हो गया। उधर उसका फुल लोड करंट आया 30, कुछ भी वैल्यू आ रहा है उसको उसका सिटी रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो 1 ही हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग जहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं वहां हम लोग को सिटी रेशियो मैच नहीं कराना पड़ता है कि 10:1 और 30:1 का लेना पड़ेगा। हम लोग जो भी अपना लोड करंट है उसके हिसाब से ले लिए और सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन रिले के अंदर कर दिए। एक दो सेटिंग रहता है, टैप 1 टैप 2, जो भी वैल्यू डाल दीजिएगा उसके हिसाब से वो इक्वल कर लेगा वैल्यू। ये ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन का बात है। अभी ड्राइंग में डिस्कशन नहीं करेंगे, ज्यादा समझ में भी नहीं आएगा। जिनको आता होगा वो पहले से समझ पा रहे हो। तो ये जो 87 है ये प्रोटेक्शन क्या है? डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है। और ये प्रोटेक्शन कब काम करता है? जब इस सिटी और इस सिटी के बीच का फॉल्ट है। इधर से बाहर का फॉल्ट है तो ये 87 प्रोटेक्शन काम नहीं करेगा। और ये जितना भी फीचर दिख रहा है वो एक ही रिले में है। ये न्यूमेरिकल रिले जो अभी के टाइम में डिजिटल रिले आता है, न्यूमेरिकल रिले आता है, उसमें सारा फीचर अवेलेबल रहता है। जैसे कि एबीबी का आरईटी आता है तो उसमें वो अवेलेबल रहेगा। सीमेंस का 7SJ आता है, स्नाइडर का भी आता है। तो उस टाइप का रिले में ये फीचर अवेलेबल रहेगा। ठीक है ना? जो भी ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन वाला आप रिले लेंगे तो। अब देखिए यहाँ पे हम जनरली आपको जो दिखाना चाह रहे हैं वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? सिटी का अरेंजमेंट, ताकि हम लोग जब ड्राइंग स्टडी करें तो वहां पे हमको समझ में आए। तो अभी आप देखेंगे कि ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए जो उसको इनपुट सिग्नल चाहिए वो कहां से चाहिए? अप स्ट्रीम का सिटी से चाहिए और डाउन स्ट्रीम का सिटी से चाहिए। क्लियर है कि नहीं? जो उसको ओवर करंट प्रोटेक्शन, प्राइमरी साइड का ओवर करंट प्रोटेक्शन देगा उसको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी साइड का सिटी से ही वो प्रोटेक्शन दे सकता है। जो उसका सेकेंडरी साइड का ओवर करंट प्रोटेक्शन देना है उसके लिए उसको सिर्फ सेकेंडरी साइड का सिटी ही का ही कनेक्शन चाहिए। क्लियर है? सिमिलरली आरईएफ प्रोटेक्शन जो होता है, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, जनरली हम लोग स्टार वाले वाइंडिंग में रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन देते हैं, डेल्टा वाले में भी देते हैं, थोड़ा अलग टाइप का फीचर है उसका। तो स्टार टाइप वाले में जनरली हम लोग देते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं? एक न्यूट्रल सिटी यूज करते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल स्टार पॉइंट जो ग्राउंड हुआ है उसमें एक सिटी लगाते हैं और दूसरा वाला सिटी कहाँ लगाते हैं? जो उसका फेस सिटी है उसी को यूज कर लेते हैं। तो आरईएफ प्रोटेक्शन के लिए ये सिटी का इनपुट जाएगा और ये वाले सिटी का इनपुट जाएगा, अगर ये सेकेंडरी साइड स्टार है तो। क्लियर है? और स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट इसको बोलते हैं 50N या 51N, ये अगेन न्यूट्रल में लगा हुआ है। ठीक है ना? न्यूट्रल कनेक्शन में सिटी लगा हुआ, तो कोई भी अर्थ फॉल्ट आएगा इसका डाउन स्ट्रीम में तो इसका पाथ यहीं से कंप्लीट होगा। हम लोग 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं। ठीक है? ठीक है, थोड़ा हम ड्राइंग ठीक से बना के बता के फिर से हम करते हैं। ठीक है सर।
सारे लोग ज्वाइन कर लिए ना? Yes, sir. हम लोग स्लोली ही चलते हैं, नहीं तो जल्दी जल्दी पार करने से नहीं समझ में आएगा तो कोई फायदा नहीं। तो अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है। क्लियर है कि नहीं? ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है जो डेल्टा कनेक्टेड है, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है जो कि स्टार कनेक्टेड है। तो आरईएफ प्रोटेक्शन समझने के लिए, तो ये जनरली हम लोग स्टार साइड का प्रोटेक्शन के लिए आरईएफ यूज करते हैं। डेल्टा साइड के लिए भी आरईएफ यूज करते हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रलिटी नहीं होता है। स्टार साइड का अगर हम लोग समझेंगे, तो अगर फॉल्ट यहाँ पे आता है तो ये भी यूनिट प्रोटेक्शन है। यूनिट प्रोटेक्शन मतलब इसका कोई जोन होता है, ठीक है ना? जोन है, उस जोन के बीच में अगर कुछ फॉल्ट आएगा, इसको जोन प्रोटेक्शन या यूनिट प्रोटेक्शन बोलते हैं, कि इस जोन के बीच में फॉल्ट आएगा तभी वो प्रोटेक्शन काम करेगा, तभी वो प्रोटेक्शन डिटेक्ट करके रिले ट्रिप कमांड जनरेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और आरईएफ प्रोटेक्शन दोनों बोथ आर टाइप्स ऑफ यूनिट प्रोटेक्शन और जोन प्रोटेक्शन। दोनों जोन प्रोटेक्शन बोलेंगे या यूनिट प्रोटेक्शन बोलेंगे। तो अगर ये आरईएफ प्रोटेक्शन है जिसमें सेकेंडरी साइड स्टार कनेक्टेड है, प्राइमरी साइड डेल्टा कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 3 सीटी है, ये 3 सीटी को हम लोग ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं सेकेंडरी साइड, ठीक है? और एक ये न्यूट्रल सीटी है जो कि कहाँ पे कनेक्टेड है, इसका न्यूट्रल पॉइंट में, जो स्टार का न्यूट्रल पॉइंट हम लोग ग्राउंड किए हैं वहां पे कनेक्टेड है। तो इसका प्रोटेक्शन जोन क्या होगा? ये जो सिटी यहाँ पे है, ये सिटी जो यहाँ पे है, और ये सिटी जो यहाँ पे है, इस लाइन के लेफ्ट साइड, मतलब पूरा ये पोर्शन वाइंडिंग के साथ, ये जो केबल है यह बस है, ये वाइंडिंग के साथ जो केबल है वो बस है, वाइंडिंग के साथ केबल है, और न्यूट्रल लाइन का ये सिटी तक, ये पूरा का पूरा रीजन को प्रोटेक्शन देगा ये आरईएफ प्रोटेक्शन, ठीक है ना? देखिएगा फिर से, मेरा जहां से लेजर जहां फ्लो करेगा उतना प्रोटेक्शन ये आरईएफ प्रोटेक्शन देगा। इधर कोई अर्थ फॉल्ट आता है, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में कोई भी अर्थ फॉल्ट आएगा, इसके इस साइड नहीं, सेकेंडरी सिटी के राइट साइड का प्रोटेक्शन ये नहीं देगा, सिटी के सिर्फ लेफ्ट साइड का प्रोटेक्शन देगा, और ये सिटी जहां प्लेस है न्यूट्रल सिटी वहीं तक का प्रोटेक्शन देगा। कैसे? अभी हम लोग समझते हैं। तो यहां से मान लेते हैं कि 100 एम्पियर आर फेज से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है? अब ये जो केबल है किसी न किसी लोड को कनेक्टेड होगा ना आगे, यहाँ ट्रांसफार्मर से पावर किसी न किसी बस को गया होगा, फिर बस से कहीं ना कहीं लोड कनेक्टेड है, तो आर फेज से 100 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। हम लोग जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस करंट में 100 एम्पियर करंट फ्लो किया, तो ये 3 फेज 3 वायर सिस्टम है, तो एक फेज से करंट आ रहा है या 2 फेज से करंट आ रहा है तो बाकी से रिटर्न होगा, 2 फेज से करंट आएगा तो 1 से रिटर्न होगा, 1 से आएगा तो 2 से रिटर्न होगा। तो 100 एम्पियर इधर से उधर जा रहा था, 80 एम्पियर बी फेज से रिटर्न हो रहा था, और 80 एम्पियर वाई फेज से रिटर्न हो रहा था, और 20 एम्पियर बी फेज से रिटर्न हो रहा था। क्लियर है? ठीक है। तो 100 एम्पियर करंट गया लोड से उधर, जहां पे भी लोड कनेक्टेड है, मान लेते हैं ये बस है, फिर बस से इधर कुछ मान लीजिए ब्रेकर के थ्रू लोड कनेक्टेड है, मोटर ब्रेकर वगैरह कुछ नहीं बना रहा है, तो ये 100 एम्पियर गया, इसका वाइंडिंग से 80-20 एम्पियर रिटर्न आया। ये क्लियर है? यहां तक समझ पाए सब कोई? ये अभी जो डायग्राम बना है वो समझ पा रहे हैं कि नहीं?
फेज से करंट जा रहा था, वाई से 80 और 20 से रिटर्न, और ये मान लेते हैं 100:1 का सिटी है। ये जो सिटी लगा हुआ है ग्रीन कलर का जो सिटी दिख रहा है वो 100:1 का सिटी है। सारे सिटी 100:1 के हैं। प्राइमरी में करंट 100 एम्पियर फ्लो कर रहा था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो सिटी में करंट किधर से फ्लो करेगा, राइट टू लेफ्ट करेगा। अगर ये मान लेते हैं इसका P1 टर्मिनल है सिटी का और ये P2 टर्मिनल है, तो P1 से इन हुआ है तो S1 से आउट होगा। क्लियर है कि नहीं? ये तो ट्रांसफार्मर का सब कोई जानते होंगे कि जिस डॉट पोलैरिटी है दोनों का, मतलब P1 और S1 है, तो P1 से इन हो रहा है तो S1 से आउट होगा। सब कुछ जान रहे हैं कि नहीं इस बात को? ट्रांसफार्मर में ऐसे ही होता है ना, जो डॉट वाला से इंटर होता है तो डॉट वाला से बाहर आता है। तो यहां से कितना करंट बाहर आएगा, कितना करंट बाहर आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 100:1 का सिटी है। प्राइमरी में 100 फ्लो किया तो सेकेंडरी में 1 एम्पियर आएगा। तो ये वाला सिटी से जो आर फेज का सिटी है उससे 1 एम्पियर S1 से करंट बाहर निकला। वैसे ही यहाँ पे भी S1 है, इससे 80 एम्पियर करंट जा रहा है P2 से P1 की तरफ, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ। तो सेकेंडरी साइड में करंट किधर फ्लो करेगा? ऑपोजिट, लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा। तो 0.8 एम्पियर अंदर करेगा, क्योंकि 100:1 का सिटी है। हाँ कि नहीं? वैसे ही राइट से लेफ्ट नीचे वाला बी फेज में भी कर रहा है, तो सेकेंडरी में 0.2 एम्पियर लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा। तो यहां से 1 एम्पियर करंट निकला था आर फेज का सेकेंडरी साइड का सिटी से, 0.8 इधर चला गया, 0.2 इधर चला गया, तो इधर कितना करंट आया? 0 एम्पियर करंट आया। तो जब भी सिस्टम बैलेंस्ड है और अंदर में कोई फॉल्ट नहीं है, तो तीनों फेज को अगर हम सॉर्ट कर देंगे तो तीनों फेज का सम्मेशन होता है, वेक्टर सम्मेशन होता है, तीनों फेज ऐड होता है। तो वो ऐड होके कितना करंट मिल रहा है? 0 एम्पियर, अगर सिस्टम बैलेंस्ड है। लेकिन कहीं पे इधर में अर्थ फॉल्ट आता है, मान लेते हैं ये मोटर के पास अर्थ फॉल्ट है। ये वाला क्लियर हुआ ना कि जब सिस्टम बैलेंस्ड है और कोई फॉल्ट नहीं है तो इस वाले लेग में, जहां पे अभी हम दिखा रहे हैं, इस वाले लेग में कोई करंट नहीं आएगा। ये सब कोई अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? हाँ, इसमें कोई करंट नहीं आएगा। क्लियर है ना? अब हम लोग एक फॉल्ट कंडीशन एज्यूम करते हैं कि फॉल्ट आता है, अर्थ फॉल्ट, तो क्या होता होगा? अब फॉल्ट आया तो मान लीजिए यहीं पे सिस्टम ग्राउंड हो गया, या ये यहां से बस गया था, इधर एक मोटर था, मोटर में कहीं पे सिस्टम ग्राउंड हो गया, आर फेज वाला वाइंडिंग ग्राउंड हो गया मोटर का। ठीक है, तो अब ये जो ग्राउंड हुआ है इसका ग्राउंड करंट किधर से कंप्लीट होगा? यहां से ऐसे आएगा, यहां से ऐसे आएगा और यहां पे कंप्लीट होगा। तभी ना यहां से यही वाला फेज से 100 एम्पियर करंट निकल रहा था ना, तो इसको 100 एम्पियर वापस चाहिए ना करंट। कोई भी सोर्स है वहां से सर्किट कब कंप्लीट होता है? जितना करंट निकला उतना ही रिटर्न भी आना चाहिए। ठीक है, तो रिटर्न वाई फेज से और बी फेज से पहले रिटर्न आ रहा था, 100 गया था तो वाई से 80 आ गया, इधर से 20 आ गया। लेकिन यहाँ पे कोई भी अर्थ फॉल्ट आया तो 90 एम्पियर इधर चला गया, तो मोटर का वाइंडिंग से कितना करंट रिटर्न आ रहा होगा ये दोनों फेज में? 10 एम्पियर आ रहा होगा। मान लेते हैं इसमें 8 एम्पियर आ रहा होगा। वो डिपेंड करेगा उस टाइप का वेवफॉर्म क्या है। ये सब हम एग्जांपल पे बात कर रहे हैं कि अंदर इंटरनली क्या हो रहा होगा, किसी इंस्टेंट पे क्या हो रहा होगा। मान लेते हैं इससे 8 एम्पियर आया और इससे 2 एम्पियर रिटर्न आया। क्लियर है कि नहीं? और 90 एम्पियर यहां से ग्राउंड के थ्रू कंप्लीट किया। ये बात सब कोई समझ पा रहे हैं? सर और एक बार बोलिए। 100 एम्पियर आर फेज से करंट निकल के आया,
जब सिस्टम बैलेंस था तो ये आर फेज से आया, इसका आर फेज से, फिर वाई से यहाँ से रिटर्न होके 80 और 20 जा रहा था। क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही होता होगा ना, मोटर का वाइंडिंग में फ्लो करता हुआ, कोई ग्राउंडिंग नहीं है। तो 100 एम्पियर आर फेज से गया तो 80 वाई से रिटर्न आया होगा और बी से 20 एम्पियर रिटर्न आया होगा, या 2 से 50 100 एम्पियर गया होगा और 1 से बी से 100 एम्पियर रिटर्न आया होगा। कुछ ऐसा हो रहा होगा, हाँ कि नहीं, जब बैलेंस सिस्टम है तो। सर हम तो क्लैम्प मीटर जब करंट चेक करते हैं तीनों फेज में बराबर दिखाता है सर। तीनों फेज में जब हम लोग क्लैम्प मीटर चेक करते हैं ना, तो उस समय हम लोग को आरएमएस करंट दिखाता है। जो भी आपका मीटर वगैरह है वो आरएमएस करंट दिखाता है, इंस्टेंटेनियस करंट कोई नहीं दिखाता है। ठीक है, हाँ, तो जब भी आप चेक करते हैं वो आरएमएस करंट दिखाता है, वो एक पूरा साइकिल का दिखाता है, वो किसी एक टाइम का नहीं दिखाता। एक साइकिल का कैलकुलेट करता है और वो दिखाता है। आरएमएस करंट क्या होता है? रूट अंडर स्क्वायर, जितना भी सैंपल लिया उसका स्क्वायर किया और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल, ये होता है वैल्यू। वही आपको मीटर में दिखता है, चाहे डिजिटल मीटर लगाइए चाहे आप क्लैंप मीटर लगाइए, वो ट्रू आरएमएस वैल्यू आपको दिखता है। क्लियर है? वो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं दिखता है। ठीक है ना, वो साइकिल का कैलकुलेट करके बताता है। ठीक है, अब सोचिए आप जो बोल रहे हैं तीनों में इक्वल करंट दिखा रहा है, इधर से भी 100 आ रहा है, इधर से भी 100 आ रहा है बोल रहे हैं, और इधर से भी 100 आ रहा है, फिर करंट जा कहां रहा है, रिटर्न कहां से आ रहा है? यहाँ पे आया तो किरचॉफ्स लॉ, करंट लॉ क्या बोलता है? यहाँ 300 एम्पियर करंट आ गया, तीनों फेज से आ रहा है, फिर गया कहाँ? यहाँ तो जीरो करंट ही हो रहा है ना। तो 100 से एम्पियर करंट यहाँ से एंट्री किया तो यहाँ आके जीरो कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता है ना। तो वो आरएमएस करंट है जो 100 एम्पियर तीनों फेज में आप देख रहे हैं। क्लियर है, हाँ कि नहीं? एक्चुअल में ऐसे होता है, करंट को फ्लो करने के लिए कंप्लीट पाथ चाहिए। 100 यहाँ से आया तो 80 इधर चला गया, 20 इधर से चला गया, तो 80 यहाँ से वाई फेज से रिटर्न हो गया और बी फेज से 20 एम्पियर रिटर्न हो गया। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? ओके सर। तो जब बैलेंस था तो 80-20 वैसे आ रहा था। अभी 100 एम्पियर यहाँ पे फ्लो किया और यहीं पे सिस्टम ग्राउंड हो गया, तो क्या हुआ कि 90 एम्पियर आपका ग्राउंड के थ्रू इधर कंप्लीट किया, क्योंकि ये सिस्टम हो गया ग्राउंड। यहाँ से 100 आया था, 10 ही एम्पियर आर वाला वाइंडिंग में गया, तो वाई और बी से मिला के कितना एम्पियर रिटर्न आएगा? 10 ही एम्पियर रिटर्न आएगा ना। तो वही 8 और 2 मान लिए कि एक फेज से 8 एम्पियर रिटर्न आया, एक से 2 एम्पियर आया। ये क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? अगेन ये 100:1 का सिटी है यहाँ पे, ठीक है, और ये भी 100:1 का सिटी है। इसमें करंट लेफ्ट राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा, कितना फ्लो करेगा? 1 एम्पियर, क्योंकि 100:1 का सिटी है। ये फेज तो आर फेज 100 एम्पियर ही दिख रहा है। इसमें वाई फेज में 8 एम्पियर राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो सिटी में करंट कैसे फ्लो करेगा? लेफ्ट टू राइट 0.08 एम्पियर करेगा, 0.8 एम्पियर नहीं, 0.08 एम्पियर। और इसमें रिटर्न कितना हुआ? 0.02 एम्पियर। क्लियर है? तो यहाँ पे अनबैलेंस करंट आ गया अर्थ फॉल्ट के कारण। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1 एम्पियर करंट निकला था, 0.08 इधर चला गया, 0.02 इधर चला गया, मतलब 0.1 करंट गया, तो बाकी करंट तो इधर आया ना 0.9 एम्पियर, हाँ कि नहीं? समझ रहे हैं? ये सर। अब वैसे ही यहाँ पे पोलैरिटी कैसे रहता है? इसका S1 इधर रहेगा, इसका S2 इधर रहेगा, और यहाँ पे ये क्या रहेगा? P1 रहेगा प्राइमरी का, और ये रहेगा P2। प्राइमरी में कितना करंट रिटर्न आ रहा है इधर से? 90 एम्पियर। तो सेकेंडरी में कितना करंट होगा? सेकेंडरी में कितना करंट होगा? 0.9, और ये फ्लो करेगा S1 से बाहर आएगा, क्योंकि P1 से एंट्री किया था। तो यहाँ कनेक्शन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, S1 को इधर कनेक्ट किया है, S2 को इधर। अब 0.9 एम्पियर इधर से करंट फ्लो किया, 0.9 एम्पियर इधर से करंट फ्लो किया। इसका रास्ता कैसे कंप्लीट होगा? 0.9 एम्पियर का ऐसे कंप्लीट होगा,
और इसका 0.9 एम्पियर का, ऐसे कंप्लीट होगा। तो 0.9 एम्पियर ये वाला करंट इधर से घुस गया, 0.9 का एम्पियर इधर से घुस गया, ये आपका रिले है। तो रिले को नेट करंट कितना मिला? 0। तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि ये इसके रीजन का बाहर का फॉल्ट है, सिटी के बाहर का फॉल्ट है, सिटी के अंदर का फॉल्ट नहीं है। अब सोचते हैं हम लोग कि सिटी के अंदर का फॉल्ट आ गया, इन जोन फॉल्ट आया, तब क्या होगा? मान लीजिए फॉल्ट यहां पे आ गया, क्लियर है कि नहीं? अब 100 एम्पियर यहां से करंट निकला था, 90 एम्पियर क्या हो गया? यहां से रिटर्न हुआ, हाँ कि नहीं? इधर कितना करंट गया सर? ये 100 है, ये 90 है, इधर कितना करंट गया? यहाँ पे 10 एम्पियर। ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग से कितना करंट रिटर्न आ रहा है? मोटर मान लेते हैं, इधर मोटर कनेक्टेड है, तो 10 एम्पियर यहाँ पे एंट्री किया था, 8 एम्पियर इधर चला गया, 2 एम्पियर, तो यहाँ से कितना करंट रिटर्न आ रहा है? ये ऐसे ही कनेक्टेड है ना, अगर बहुत सारा बस के बाद भी कनेक्टेड रहेगा तो ऐसे ही कनेक्टेड है। तो 8 एम्पियर यहाँ से रिटर्न आया कि नहीं? और यहाँ से 2 एम्पियर रिटर्न आया। अब करंट बैलेंस है कि नहीं? 10 गया था, 8 आया, 2 आया, तो इधर करंट कितना आएगा? ये वाला सिटी में 10 एम्पियर प्राइमरी में करंट गया, इसमें 8 गया, इसमें 2 रिटर्न आया, इसमें 8 रिटर्न आया, इसमें 2 रिटर्न आया, तो यहाँ पे इस लेग में कितना करंट आएगा? 0 आएगा सर। 0 आएगा, क्योंकि 10 एम्पियर गया था भाई, 10 एम्पियर रिटर्न आ गया, तो यहाँ पे आ गया 0 एम्पियर। लेकिन ये वाले सिटी में 100:1 का सिटी है, तो 9 एम्पियर 9 एम्पियर नहीं, 90 एम्पियर रिटर्न आएगा ना। तो इसका ये एम्पियर करंट फ्लो किया था, अब करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे रिले में फॉल्ट करंट 0.9 एम्पियर का फ्लो किया कि नहीं? अगर 90% फॉल्ट करंट फ्लो कर गया रिले से, तो अब रिले काम कर जाएगा, रिले ऑपरेट कर जाएगा। अगर सिटी के इंजन फॉल्ट, ये सिटी और ये सिटी, दोनों सिटी के बीच में कोई भी फॉल्ट आएगा कहीं पे भी, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल सिटी में करंट फ्लो कर रहा है, फेज सिटी में करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो ये जो दोनों का डिफरेंशियल करंट देख रहा था, फेज सिटी का और न्यूट्रल सिटी का, वो डिफरेंशियल करंट क्या हो गया? कुछ एप्रिसिएबल अमाउंट में आ गया, जितना भी फॉल्ट करंट था। ये वाले सिटी और ये सिटी के बीच में अगर फॉल्ट आता है, तो सिर्फ न्यूट्रल सिटी से वो फॉल्ट करंट फ्लो कर रहा है, फेज सिटी से कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। फेज सिटी से कब कर रहा है? जब बाहर का फॉल्ट है, तब फेज सिटी से भी करंट फ्लो कर रहा है और न्यूट्रल सिटी से भी कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल सिटी से कर रहा है, तो ये रिले को ऑपरेट करा देगा। बैलेंस करने के लिए कोई करंट ही नहीं है। समझ में आया ये इन जोन प्रोटेक्शन कैसे दे रहा है, यूनिट प्रोटेक्शन कैसे दे रहा है आरईएफ? यस सर। आरईएफ रिले में क्या क्या इनपुट आएगा ये भी समझ में आया आप लोग को? ड्राइंग को पढ़ेंगे तो आरईएफ में क्या क्या इनपुट आएगा वो समझ में आया? ये जो सर सिटी है, इसको इंजन सिटी बोलेगा ना? ये फेज सिटी ही है, फेज सिटी से ही हम लोग इनपुट लेंगे, और ये वाला न्यूट्रल सिटी है। अभी हम लोग देख रहे थे ना, ये देखिए, ये आपका स्टार वाइंडिंग है, यहाँ जो ट्रांसफार्मर है ना, ये स्टार वाइंडिंग है, और ये स्टार का न्यूट्रल पॉइंट है। क्लियर है? ठीक है ना? ये न्यूट्रल पॉइंट कौन सा वाला है? वहां सिंगल लाइन डायग्राम है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ये वाला है कि नहीं? स्टार का न्यूट्रल पॉइंट, ये वाला सिटी। सर सिटी का कनेक्शन कैसे रहेगा, स्टार या डेल्टा? स्टार रहेगा, दिख रहा है ना, जैसा कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, वैसा ही रहेगा। ये दिख रहा है ना, दोनों साइड से इसको भी शॉर्ट कर दिए, इसको भी शॉर्ट कर दिए, और ये दोनों को कनेक्ट कर दिए। और रिले में कनेक्शन किस पॉइंट से जाएगा? इस पॉइंट से जाएगा और इस पॉइंट से जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये दोनों पॉइंट को जाके हम लोग रिले में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है सर। रिले का S1 को शॉर्ट कर दी, सॉरी सिटी का S1 को शॉर्ट कर दी,
फेज सिटी का, और S2 को भी शॉर्ट कर दिए, और इसका S1 को इसका जो S2 था उसको S1 से कनेक्ट कर दिए, इसका S1 को S2 से कनेक्ट कर दिए। अब ये वाला पॉइंट को ले जाके रिले को दे दिए। समझ पा रहे हैं? अब वो वाला फोटो देखिए तो ज्यादा क्लियर आएगा। ये देखिए, ये वाला ये न्यूट्रल सिटी है, और ये जो 3 सिटी दिख रहा है वो तीनों का इसमें एक सिटी नहीं है, इसमें 3 सिटी है। क्लियर है? और तीनों सिटी का S1 और S2 को शॉर्ट किए और ये जाके REF में दे दिए। ये आपका REF रिले है। इसका इस सिटी का इनपुट गया REF में, और इस सिटी का इनपुट गया REF में। क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो आगे हम लोग ड्राइंग देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ड्राइंग देखते हैं। अब देखिए, ये 11 kV का बस था, फिर ब्रेकर में आया। ये ब्रेकर है। ये कौन सा ब्रेकर है? अप स्ट्रीम का, मतलब ST साइड का ब्रेकर है। क्लियर है? अब ये बस में गया। बस में मेरा एक सिटी लगा हुआ था जिसमें 3 कोर था। एक प्रोटेक्शन कोर सिटी था, एक मीटरिंग कोर सिटी था, और एक डिफरेंशियल कोर सिटी था। डिफरेंशियल का सिटी अलग होता है, वो स्पेशल क्लास सिटी होता है, जिसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा PS क्लास या X क्लास सिटी।